नमस्कार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर हरिहर काका क्लास 10th के क्वेश्चन आंसर्स संचयन का पहला चैप्टर। प्रश्न नंबर 1, कथावाचक और हरिहर काका के बीच क्या संबंध है और इसके क्या कारण है? उत्तर है, हरिहर काका लेखक को बचपन से ही बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। वे लेखक को अपने कंधे पर बिठाकर घुमाया करते थे। एक पिता का अपने बच्चे के लिए जितना प्यार होता है, लेखक के अनुसार हरिहर काका का उसके लिए प्यार उससे भी ज़्यादा था। जब लेखक वयस्क हुआ यानी थोड़े समझदार हो गए जब लेखक, तो उनकी पहली दोस्ती भी हरिहर काका के साथ ही हुई थी। उससे पहले हरिहर काका की गांव में किसी से इतनी गहरी दोस्ती नहीं हुई थी। लेखक कहता है कि जब हरिहर काका उसके पहले दोस्त बने तो उसे ऐसा लगा जैसे हरिहर काका ने भी लेखक से दोस्ती करने के लिए इतनी लंबी उम्र तक इंतज़ार किया हो। मतलब हरिहर काका ने इतने टाइम से इंतज़ार इसीलिए किया हो ताकि वे लेखक के दोस्त बन सकें। हरिहर काका उससे कभी भी कुछ नहीं छुपाते थे, वे सब कुछ खुलकर कह देते थे। इस तरह हम कह सकते हैं कि लेखक और हरिहर काका का बहुत ही घनिष्ठ संबंध था, यानी गहरा संबंध था। प्रश्न 2, हरिहर काका को महंत और अपने भाई एक ही श्रेणी के क्यों लगे? उत्तर है, कुछ दिनों तक तो हरिहर काका के परिवार वाले हरिहर काका की सभी चीज़ों का अच्छे से ध्यान रखते थे, परंतु कुछ दिनों बाद हरिहर काका को कोई पूछने वाला नहीं था। हरिहर काका के सामने जो कुछ बच जाता था वही उनको परोस दिया जाता था, वही उनको खाने में दे दिया जाता था, बचा कुचा। कभी कभी तो हरिहर काका को बिना तेल घी के रूखा सूखा खाना खाकर प्रसन्न रहना पड़ता था। अगर कभी हरिहर काका के शरीर की स्थिति या मन की स्थिति ठीक नहीं होती, यानी वे कभी बीमार पड़ जाते, तो हरिहर काका पर मुसीबतों का पहाड़ गिर जाता था। क्योंकि इतने बड़े परिवार के रहते हुए भी हरिहर काका को कोई पानी पूछने वाला भी नहीं था। बरामदे में कमरे में पड़े हुए हरिहर काका को अगर किसी चीज़ की ज़रूरत होती तो उन्हें खुद ही उठना पड़ता था। महंत हरिहर काका को समझाता कि उनके हिस्से में जितने खेत हैं वह उनको भगवान के नाम लिख दे। ऐसा करने से उन्हें सीधे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तीनों लोकों में उनकी प्रसिद्धि का गुणगान ही गुणगान होगा। जब तक इस दुनिया में चांद सूरज रहेंगे तब तक लोग उन्हें याद किया करेंगे, साधु संत भी उनके पांव धोएंगे। महंत हरिहर काका के कहता कि उनके हिस्से में जो 15 बीघे खेत हैं उसी के कारण उनके भाइयों का परिवार उनसे जुड़ा हुआ है। किसी दिन अगर हरिहर काका यह कह दें कि वे अपने खेत किसी और के नाम लिख देंगे तो वे लोग उनसे बात करना भी बंद कर देंगे, खून के रिश्ते खत्म हो जाएंगे। तो महंत हरिहर काका को भड़काता था कि तुम्हारे भाई तुम्हारे साथ सिर्फ तुम्हारे खेत के लिए हैं, अगर तुम उन्हें वो नहीं दोगे तो वह तुमसे बात करना भी बंद कर देंगे। असल में हरिहर काका को समझ आ गया था कि दोनों ही उनकी ज़मीन के लिए उनसे अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, नहीं तो उन्हें कोई नहीं पूछे। इसीलिए हरिहर काका को महंत और अपने भाइयों को एक ही श्रेणी में लगने लगे थे, एक ही जैसे लगने लगे थे। प्रश्न 3, ठाकुर बारी के प्रति गांव वालों के मन में अपार श्रद्धा के जो भाव हैं उससे उनकी किस मनोरथी का पता चलता है? उत्तर है, गांव के लोगों को भोला और अंधविश्वासी मनोरथी का माना जा सकता है, क्योंकि गांव में ज़्यादातर लोग अंधविश्वास बना हुआ है कि उनकी फसल अगर अच्छी होगी तो वो भी भगवान की वजह से होगी, ना ही उनकी मेहनत से होगी। किसी को मुकदमे में जीत होती है तो उसका क्रेडिट भी भगवान को दे दिया जाता है, उसका श्रेय भगवान को दे दिया जाता है। लड़की की शादी अगर जल्दी तय हो जाती है तो ये माना जाता है कि भगवान से मन्नत मांगने के कारण ही ऐसा हुआ है। इसलिए लोग ठाकुर बारी के ऊपर अंधविश्वास यानी ब्लाइंड ट्रस्ट रखते थे। अपनी खुशी से गांव के लोग भगवान को बहुत कुछ दान में देते थे, कुछ तो अपने खेत का छोटा सा भाग भगवान के नाम कर देते थे। इसी बात का फायदा उठाकर महंत पुराजी और साधु संत लोग ठाकुर बारी के नाम पर और भगवान के नाम पर भोग लगा के पूरे दिन हलवा पूड़ी बनाते और आराम से पड़े रहते। सारा काम वहाँ आए हुए लोगों से कराते और सेवा के नाम पे सारा काम उन्हीं से करवाते।
लोग ठाकुर बाड़ी को पवित्र, निष्कलंक और ज्ञान का प्रतीक मानते थे। यानी वहाँ सब शुद्ध है, कोई कलंक नहीं है, कोई दाग नहीं है और वो ज्ञान का प्रतीक है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। प्रश्न 4, अनपढ़ होते हुए भी हरिहर काका दुनिया से बेहतर समझ रखते थे। कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, जब हरिहर काका के भाइयों ने हरिहर काका को उनके हिस्से की जमीन को उनके नाम लिखवाने के लिए कहा, तो हरिहर काका बहुत सोचने के बाद अंत में इस परिणाम पर पहुंचे कि अपने जीते जी अपनी जायदाद का स्वामी, अपनी जायदाद का मालिक किसी को नहीं बनाना ठीक नहीं होगा, किसी को भी बनाना सही नहीं है, फिर चाहे वे अपना भाई हो या मंदिर का महंत। हरिहर काका को अपने गांव और इलाके के वे कुछ लोग याद आए जिन्होंने अपनी जिंदगी में अपनी जायदाद को रिश्तेदारों या किसी और के नाम लिखवा दिया था। उनका जीवन बाद में किसी कुत्ते की तरह हो गया था, उन्हें कोई पूछने वाला नहीं था। हरिहर काका बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं थे, परंतु उन्हें अपने जीवन में एकदम हुए बदलाव को समझने में कोई गलती नहीं हुई। उन्होंने फैसला कर लिया था कि वह जीते जी कभी भी किसी को अपनी ज़मीन नहीं नाम करेंगे, किसी को भी अपनी ज़मीन नाम नहीं करवाएंगे। इससे पता चलता है कि वे अनपढ़ होते हुए भी हरिहर काका दुनिया की बेहतर समझ रखते थे। प्रश्न 5, हरिहर काका को जबरन उठा ले जाने वाले कौन थे? उन्होंने उनके साथ कैसा बर्ताव किया? उत्तर है, हरिहर काका को जबरन उठा ले जाने वाले महंत के आदमी थे। उन्होंने ठाकुर बाड़ी में एक कमरे के अंदर हरिहर काका के हाथ पांव बांध कर रखा था और साथ ही साथ उनके मुंह में कपड़ा घूंस दिया था ताकि वे आवाज़ ना कर सकें। वे लोग काका को उस कमरे में इस तरह बांध कर कहीं गुप्त दरवाजे में से भाग गए थे और उन्होंने कुछ खाली और कुछ लिखे हुए कागजों पर हरिहर काका के अंगूठे के निशान जबरदस्ती लगवा लिए थे। परंतु हरिहर काका दरवाजे तक लुढ़कते हुए पहुंच गए थे और दरवाजे पर अपने पैरों से धक्का मारने लगे ताकि बाहर खड़े उनके भाई और पुलिस उन्हें बचा सके। प्रश्न 6, हरिहर काका के मामले में गांव वालों की क्या राय थी और उनके क्या कारण थे? उत्तर है, कहानी के आधार पर गांव के लोगों को ना तो महंत जी ने कुछ बताया, ना ही हरिहर काका के भाइयों ने कुछ बताया। उसके बाद भी गांव के लोगों को सच्चाई खुद ही परिचित हो गई, खुद ही पता पड़ गई। गांव के लोग जानते थे कि हरिहर काका के परिवार वाले हरिहर काका का ध्यान नहीं रखते और इसी वजह से महंत जी हरिहर काका को सुख समृद्धि का लालच देकर जमीन ठाकुर बाड़ी के नाम करवाना चाहते थे। यही कारण था गांव वाले दो वर्गों में बंट गए, दो पार्ट्स में डिवाइड हो गए। फिर तो गांव के लोग जब भी कहीं बैठते तो बातों का सिलसिला चलता जिसका कोई अंत ही नहीं था, जिसका कोई एंड ही नहीं था। हर जगह बस उन्हीं की बातें होती। कुछ लोग कहते कि हरिहर काका को अपनी जमीन भगवान के नाम लिख देनी चाहिए, इसमें से उत्तम और अच्छा कुछ नहीं हो सकता। इससे हरिहर काका को कभी ना खत्म होने वाली प्रसिद्धि प्राप्त होगी, यानी पॉपुलैरिटी प्राप्त होगी, प्रसिद्ध हो जाएंगे, उनका नाम हर जगह फैल जाएगा। इसके विपरीत यानी इसके उल्टा कुछ लोग ये राय देते कि भाई का परिवार भी तो अपना ही परिवार होता है, अपनी जायदाद उन्हें ना देने का फैसला उनके साथ अन्याय होगा, खून के रिश्ते के बीच दीवार बन सकती है। प्रश्न 7, कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि लेखक ने क्यों कहा ज्ञान की स्थिति में ही मनुष्य मृत्यु से डरते हैं। ज्ञान होने के बाद तो आदमी आवश्यकता पड़ने पर मृत्यु को वरण करने के लिए तैयार हो जाता है, यानी मृत्यु से भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। उत्तर है, जब हरिहर काका के भाई हरिहर काका को धमका रहे थे तो वह बिल्कुल नहीं डरे। अगर वे हरिहर काका के अपहरण से पहले उन्हें डराते तो वह फिर भी डर जाते। हरिहर काका समझ गए थे कि जब मनुष्य को ज्ञान नहीं होता, जब मनुष्य को पता नहीं होता चीज़ों के बारे में, तभी वह मृत्यु से डरता है। परंतु जब मनुष्य को ज्ञान हो जाता है तब वह ज़रूरत पड़ने पर मृत्यु का सामना भी करने के लिए तैयार हो जाता है। हरिहर काका ने सोच लिया था कि उनके भाई उन्हें एक बार ही मार दे तो सही है, लेकिन वह ज़मीन उनके नाम लिखकर अपनी पूरी जिंदगी घुट घुट कर नहीं मरना चाहते।
यह उन्हें ठीक नहीं लगा। हरिहर काका को अपने गांव और इलाके के कुछ लोग याद आए जिन्होंने अपनी जिंदगी में अपनी जायदाद को अपने रिश्तेदारों या किसी के नाम लिखवा दिया था। पहले पहले तो रिश्तेदार बहुत आदर सम्मान करते, परंतु बुढ़ापे में परिवार वालों ने 2 वक्त का खाना देना भी बुरा लगने लगा था। बाद में उनका जीवन किसी कुत्ते के जीवन से ही जैसा हो गया था। उन्हें कोई पूछने वाला भी नहीं होता। हरिहर काका अपनी इस तरह की हालत से अच्छा एक बार ही मर जाना सही समझते थे। प्रश्न 8, समाज में रिश्तों की क्या अहमियत है? इस विषय पर अपने विचार प्रकट कीजिए। उत्तर है, समाज में सुखी जीवन जीने के लिए रिश्ते नातों का बहुत अधिक महत्व है, परंतु आज के समाज में सभी मानवीय और पारिवारिक मूल्यों और कर्तव्यों को पीछे छोड़ते जा रहे हैं। यानी सभी ह्यूमैनिटी और जो पारिवारिक मूल्य हैं, फैमिली वैल्यूज़ हैं और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो कर्तव्य हैं, उन सबको पीछे छोड़ते जा रहे हैं। आज का व्यक्ति स्वार्थी मनोवृत्ति का हो गया है, यानी सबको सेल्फिश, अपने लिए काम करते हैं। वह केवल अपने मतलब के लिए ही लोगों से मिलता है, अपने अमीर रिश्तेदारों से रोज मिलने जाता है, परंतु गरीब रिश्तेदारों को कोसों दूर रखता है, यानी उनसे बात भी नहीं करता। ज़्यादातर लोग केवल स्वार्थ के लिए ही रिश्ते निभाते हैं, सिर्फ अपने मतलब के लिए। रोज अखबारों और खबरों में हमें सुनने को मिलता है कि जायदाद के लिए लोगों ने अपनों की हत्या करने से भी नहीं झिझकते। लोग अपनी प्रॉपर्टी के लिए दूसरों की जान भी ले लेते हैं। प्रश्न 9, यदि आपके पास हरिहर काका जैसी हालत में कोई हो तो आप उसकी किस तरह से मदद करेंगे? उत्तर है, यदि हमारे आसपास हरिहर काका जैसी हालत वाला कोई व्यक्ति हो तो हम उसकी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। आजकल बहुत सी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं जो इस तरह के पीड़ित व्यक्तियों की मदद करती हैं। हम उनसे मदद लेंगे, उस व्यक्ति को से खुद भी बात करेंगे और कारण का पता करने की कोशिश करेंगे। यानी ऐसी NGOs जो हैं, सोशल वर्किंग जो संस्थाएं हैं, उनसे बात करेंगे और उस व्यक्ति को जिसको परेशानी हो रही है उससे भी बात करेंगे। हम उस व्यक्ति को खुशी से अपनी बाकी ज़िंदगी गुजारने के लिए प्रेरित करेंगे, यानी मोटिवेट करेंगे। और अगर संभव होगा तो उसके परिवार वालों से भी बात करके उनके बिगड़े हुए रिश्तों को सुधारने का प्रयास करेंगे, यानी उनको वापस सबके साथ खुशी से रहने का प्रयास भी करेंगे। प्रश्न 10, हरिहर काका के गांव में यदि मीडिया की पहुंच होती तो उनकी स्थिति क्या होती? अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर है, हरिहर काका के गांव में यदि मीडिया की पहुंच होती, यदि न्यूज़ चैनल वगैरह वहाँ होते तो शायद उनकी इतनी खराब हालत ना होती। सबकी पोल खुल जाती। मीडिया हरिहर काका के साथ हुए अत्याचारों को सभी के सामने लाती। वे लोग जो बेसहारा बुजुर्गों पर अत्याचार करते हैं, उनकी संपत्ति को हड़पने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं और यहाँ तक कि उनको 2 वक्त का खाना भी नहीं देते। उन लोगों के सामने लाकर मीडिया उन्हें सजा दिलवाने के लिए सबूतों को इकट्ठा कर सकता है, और यही होता अगर हरिहर काका के गांव में मीडिया भी पहुंचती। इसी के साथ हमारे प्रश्न उत्तर खत्म होते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियोस एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। नमस्कार, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। धन्यवाद, थैंक यू।